कड़े मार्ग और यहां पर 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाएंगे नीतीश कुमार। तो 2006 में एक कड़े मार्ग में नीतीश कुमार आए थे और 20 साल से सत्ता का केंद्र है एक कड़े मार्ग। 7 सर्कुलर रोड में पहले भी रह चुके हैं नीतीश। 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दिया था। तो आपको याद हो कि नीतीश कुमार बहुत समय से यहां पर रह रहे इस आवास में, काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा बिहार में। तो सीएम का सरकारी आवास है एक कड़े मार्ग में और यहां पर अब नीतीश कुमार इस घर को खाली करने वाले हैं। 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाएंगे नीतीश कुमार। 2006 में एक कड़े मार्ग में आए थे नीतीश। 20 साल से सत्ता का केंद्र है एक कड़े मार्ग। 7 सर्कुलर रोड में पहले भी नीतीश रह चुके हैं। 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दिया था। दो 2006 में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास ये घोषित हुआ था और नीतीश कुमार ने ही सीएम का सरकारी आवास बनाया और अब सीएम नहीं है तो एक कड़े मार्ग वो छोड़ रहे हैं। तो देखिए, अब आप एक कड़े मार्ग से अब तक का नीतीश कुमार का नाता भी समझ लीजिए। देखिए, दरअसल 2006 में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास घोषित हुआ था और 2006 में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास इसे घोषित किया गया था। एक कड़े मार्ग से नीतीश का क्या नाता रहा है अभी तक वो मैं आपको बता रही हूं। और उसके बाद नीतीश कुमार ने ही दरअसल सीएम का सरकारी आवास इसे बनाया था और अब जब वो सीएम नहीं रहे तो इसे छोड़ रहे हैं, यानी कि आज खाली करने वाले हैं इस आवास को। तो अब आपको बताते चलें कि वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। करीब करीब 20 साल से बिहार में सत्ता का केंद्र रहा और नीतीश कुमार सीएम रहे, लंबा कार्यकाल उनका रहा। बदलते बिहार के बड़े बड़े फैसले यहीं से लिए गए और ऐसे में आपको बता दें कि कुछ समय के लिए पहले भी एक कड़े मार्ग इन्होंने छोड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर वो यहीं पे आ गए क्योंकि अब जो है पूरी तरीके से एक कड़े मार्ग से इनका रिश्ता टूट रहा है, यानी कि अब मुख्यमंत्री बिहार के नहीं है, नए मुख्यमंत्री अब सीएम सम्राट चौधरी हैं। तो 7 सर्कुलर रोड अब नीतीश कुमार का नया आवास होगा। 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बने, आपको याद होगा, और उसके बाद से ही 30 मार्च को विधान परिषद से इस्तीफा इन्होंने दिया। और आपको ये बताते चलें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का ये कार्यकाल काफी लंबा रहा है, 20 सालों से ज्यादा उन्होंने कार्यकाल निभाया है। 11 अप्रैल को कुछ सामान शिफ्ट किया गया था, हमने उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, और कुछ सामान जो रह गया है उसको आज पूरी तरीके से खाली कर दिया जाएगा। 14 अप्रैल से मुख्यमंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, यानी कि अब बिहार से इनका मुख्यमंत्री का जो नाता है वो टूट गया है। सरकारी आवास घोषित हुआ 2006 में, तो नीतीश कुमार ने ही सीएम का सरकारी आवास बनाया था और काफी लंबे समय तक वो इसी आवास में रहे थे। लेकिन अब चूंकि सीएम नहीं है, सीएम नीतीश कुमार जो है वो बिहार के अब सीएम नहीं है, यानी कि अब सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम हो चुके हैं, तो उनको ये घर खाली करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। सीएम सम्राट चौधरी का देखिए आज ताबड़तोड़ दौरा है जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। नालंदा और गया जी का दौरा करने वाले हैं सम्राट चौधरी। नालंदा के परनावा में राजकीय मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। राजगीर में विकास योजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं। गया जी के महाबोधि मंदिर में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, तैयारियां जो है पूरी की जा चुकी हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तैयारियां जो की गई हैं उसकी वहां पर पुख्ता तरीके से सुरक्षा के इंतजाम भी है। गया जी महाबोधि मंदिर में समारोह होना है, तो गया जी और नालंदा ये 2 जगह है जहां का दौरा करने वाले हैं सम्राट चौधरी। नालंदा के परनावा में राजकीय मेले का उद्घाटन करने वाले हैं और यहां पर विकास योजनाओं का भी निरीक्षण करने वाले हैं। इसके बाद गया जी की बात कर लें तो गया जी के महाबोधि मंदिर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं और इस मंदिर में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु भी मौजूद होंगे और इसको लेकर इस मंदिर की सुरक्षा और ज्यादा टाइट की गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार राज्य भर के डीएम और एसपी के साथ बड़ी बैठक की और बैठक में मुख्य सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर के एडीजी रैंक तक के अधिकारी मौजूद रहे।
सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सीएम ने पुलिस को जांच में तेजी लाने और सजा की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश के साथ साथ ये भी कहा कि 13वीं से पहले अपराधी की फोटो पर माला चढ़ा दीजिए। अट्ठाईस अप्रैल को भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई। 24 घंटे से भी कम समय में मुख्य आरोपी रामधन यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उनतीस अप्रैल की रात सिवान में बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे हर्ष और बहनोई चंदन सिंह को गोली मारी गई। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी छोटू कुमार यादव का हाफ एनकाउंटर कर दिया। लगातार हो रहे एनकाउंटर ये बताने के लिए काफी है कि सरकार ने बिहार पुलिस को अपराधियों को उसी भाषा में जवाब देने का निर्देश दिया है। इसकी तस्दीक तब हुई जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार राज्य भर के डीएम और एसपी के साथ गुरुवार को बड़ी बैठक की। सम्राट चौधरी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जिलों के एसपी को कई सख्त निर्देश दिए। उद्योगपतियों को सुरक्षा देने के साथ डायल 112 को और भी मजबूत करने और अपराधियों को हर हाल में जितनी जल्द हो सके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का निर्देश दिया। सम्राट चौधरी ने बैठक में छोटी बच्चियों के साथ होने वाली घिनौनी वारदात को लेकर कहा है कि मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दे। 5 साल की लड़की, 10 साल की लड़की या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। माला चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है, लाने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रायल मत करें। वो जो अपराधी 15 साल से छोटी बच्चियों के साथ अपराध कर सकता हो, वो किसी का नहीं है, वो अपने परिवार में भी कुछ कर सकता है। पटना के अधिवेशन भवन में हुई इस मैराथन बैठक में राज्य भर के प्रशासनिक और पुलिस अफसर पहुंचे, जहां मुख्य सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर एडीजी रैंक तक के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने डीएम को जिलों में इंडस्ट्री हब बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार के बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा मिले, ये भी सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा लोगों की समस्या सुनने और समय से उसका समाधान निकालने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कार्यालय में बैठने, जन समस्याओं का तुरंत निदान करने और शिकायत करने वालों को तुरंत न्याय दिलाने का निर्देश भी दिया। यही नहीं, सीएम ने अधिकारियों से कहा कि 60 दिन बाद फिर मिलेंगे। मतलब साफ है, जो निर्देश है उसका असर जमीन पर दिखना चाहिए, नहीं तो 60 दिन बाद सरकार अपना असर दिखाएगी। सरकार ने अपराधियों को भी सीधा संदेश दिया है। संदेश ये कि या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें, नहीं तो दुनिया छोड़ना पड़ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर, बीपीएससी की पीटी परीक्षा में बदलाव। देखिए, वैकल्पिक परीक्षा में अब 5 विकल्प होंगे। पहले प्रश्न के 4 विकल्प होते थे, अब ए, बी, सी, डी और ई का भी विकल्प होगा। आंसर देने के लिए ए, बी, सी और डी का विकल्प अगर आंसर नहीं देते हैं तो ई टिक करना होगा। कोई विकल्प नहीं चुनने पर अंक कटेगा और प्रश्न के लिए 1/3 मार्क्स कटेगा। तो ऐसे में अब या तो अभ्यर्थी को प्रश्न का आंसर देना होगा और इसके लिए ए, बी, सी या फिर डी का विकल्प चुनना होगा, और अगर अभ्यर्थी किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं या फिर उसका आंसर उसे नहीं पता है तो उन्हें विकल्प ई चुनना होगा। लेकिन प्रश्न को वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रश्न छोड़ने पर हर सवाल के लिए 1/3 अंक कटेगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, अब बीपीएससी की पीटी परीक्षा में बदलाव हुआ है और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, आगामी जो भी परीक्षा होगी बीपीएससी में, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो एमसीक्यू आधारित जो परीक्षा है, उसमें अब 5 विकल्प दिए जाएंगे और एक का चयन जो है हर हाल में अनिवार्य किया जाएगा। और बता दें आपको कि ए, बी, सी, डी, ई ये ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें ई का अर्थ जो है नॉट अटेम्प्ट होगा। अभ्यर्थी अब किसी भी प्रश्न का उत्तर देना अगर चाहते हैं तो उसमें से 4 में 1 का चयन करना होगा। तो कहीं ना कहीं विकल्प नहीं चुनेंगे तो उसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग जो है अप्लाई होगा, यानी अब नकारात्मक जो है अंक जो है वो
कटे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 1/3 अंक कटेगा और ये असर अब अगली परीक्षा में देखने को मिलेगा। 5 में से किसी एक का चयन करना होगा। तो ये MCQ जो आधारित परीक्षा है उसमें यह लागू किया जाएगा। लक्ष्मी, तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये बदलाव किया गया रजनीश, लेकिन क्या ये बदलाव जो हुआ है वो अभ्यर्थियों के लिए वो सही साबित होगा या फिर इससे नुकसान हो सकता है अभ्यर्थियों को? देखिए, पहले से तैयारी चल रही थी और ये पहली बार प्रयोग नहीं किया गया है। बीच में कई परीक्षाओं में ये लागू था और फिर से एक बार जो है इस प्रयोग को शुरू किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की अगर बात करेंगे तो अभ्यर्थियों को इससे खास नुकसान नहीं है। जो मेधावी छात्र है, अभ्यर्थी है, उन्हें इससे फायदा मिलने वाला है। और अब एक जो ऑप्शन है उसका चयन जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं A, B, C, D, E ये जो ऑप्शन है ये इसका फायदा देखने को मिलेगा। लक्ष्मी, ठीक है रजनीश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा में बदलाव हो चुका है और अब बीपीएससी की बड़ी कार्रवाई की बात कर लेते हैं। 32 अभ्यर्थियों पर एक्शन हुआ है, कदाचार का आरोप है। AEDO परीक्षा में गड़बड़ी पर सभी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आगामी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। इन सभी अभ्यर्थियों पर सभी को नोटिस जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस, और जवाब के बाद दीवार करने पर फैसला होगा। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि के संकेत मिले हैं। तो बीपीएससी की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जो 32 अभ्यर्थी हैं उन पर एक्शन लिया गया है, कदाचार का आरोप है और ऐसे में जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें उनको बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब आगामी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है 32 अभ्यर्थियों पर। सेंधमारी का प्रयास किया गया था और उसके बाद जो है सभी पकड़ में आ गए हैं। कुल 32 अभ्यर्थी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि AEDO की परीक्षा शुरू होते ही कहा जा रहा है कि मुंगेर, वैशाली, नालंदा ये जिले हैं, यहाँ पर सिस्टम में सेंधमारी की कोशिश की गई थी और उसके बाद 32 अभ्यर्थी जो है पकड़ में आए हैं। जो जांच में जो है एक तरह से प्रथम दृष्टया ये पुष्टि हुई है कि इन्होंने कदाचार की कोशिश की है, कदाचार किया है। तो ऐसे में इनके खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लिया गया है। सभी 32 परीक्षार्थियों से शो कॉज किया गया है और शो कॉज के जवाब देने के बाद अब जो है आयोग डीवार करने पर भी विचार कर सकता है, यानी हमेशा के लिए प्रतिबंध जो है लग सकता है, क्योंकि ये अभ्यर्थी जो है कुल मिलाकर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करना हो, कदाचार करना हो, तमाम कोशिश किए थे। आर्थिक अपराध इकाई अपने स्तर से जांच कर रही है और एजेंसी के साथ साथ जो कर्मी है वो भी रडार पर हैं। तो कुल मिलाकर पहली कार्रवाई जो देखने को मिली है ये 32 अभ्यर्थियों पर गाज गिरी है, जो अभी फिलहाल अब इनके खिलाफ डीवार करने की तैयारी है। लक्ष्मी, और डिबार करने पर फैसला होने वाला है, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है रजनीश? क्या ये एक्शन जो है इनके साथ साथ जितने और लोग अभी कनेक्टेड होंगे उन पर भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, इनसे लगातार लक्ष्मी पूछताछ जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी जो है वो भी लगी हुई है एजेंसी के खिलाफ, कर्मियों के खिलाफ और जो अभ्यर्थी हैं। लेकिन फिलहाल जो आयोग का अपना जो एक्शन है वो दिखा है। 32 अभ्यर्थी जो है उनके खिलाफ आगामी परीक्षाओं में भाग लेने में फिलहाल रोक लगा दी गई है और आगे जो है शो कॉज का जैसे ही जवाब मिलता है उसका आयोग जो है इन्हें डीवार, प्रतिबंध यानी हमेशा के लिए कर सकता है। जी, ऐसे में रजनीश, इन अभ्यर्थियों पर जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये चेतावनी हो सकती है कि वो अगर ऐसे कदाचार के मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे तो उनको फिर आगे कभी भी बैठने नहीं दिया जाएगा एग्जाम में। बिल्कुल, किसी भी तरह के अफवाह हो या भ्रामक समाचार हो, भ्रामक जानकारियां हो, इसके साथ साथ कदाचार का प्रयास हो, लीक करने की कोशिश हो, इन चीजों को लेकर लगातार बीपीएससी अपील करता रहा है और आने वाले जो परीक्षार्थी हैं जो आने वाली परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए भी एक कड़ी चेतावनी है कि अगर ऐसा करते हैं तो वो भी जो है डीवार की श्रेणी में आ सकते हैं। लक्ष्मी, ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जांच पड़ताल अभी हो रही है। AEDO परीक्षा में दरअसल गड़बड़ी हुई थी और उसके बाद ही जब जांच की गई तो कई सारे ऐसे निजी एजेंसीज हैं जिन पर अभी शक है और शक के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जो 32 अभ्यर्थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। आगामी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक बड़ी चेतावनी हो सकती है, ताकि आगे ऐसे अगर मामलों में वो संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके करियर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है, उनके करियर में एक बहुत बड़ा रोक हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद मोतिहारी पुलिस एक्शन में है। जिले के मलाही, दरपा, कल्याणपुर, कोटवा, पकड़ी दयाल और पताही थाना क्षेत्र में पुलिस ने
बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों के घरों पर कुर्की अभियान चलाया है। इस दौरान हत्या, SC, ST, पॉक्सो एक्ट, विस्फोटक पदार्थ सहित कई गंभीर मामलों में फरार आरोपियों के घरों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। घरों के दरवाजे, खिड़कियां तोड़कर संपत्ति की कुर्की की गई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, खिड़कियां तोड़ दी गई हैं और अंदर से सामान जब्त किए गए हैं। वहीं देखिए, पताही थाना क्षेत्र के दिनेश रावत, रामेश्वर महतो और मदन सहनी ने पुलिस कार्रवाई के दबाव में खुद को सरेंडर भी किया है। तो ऐसे में देखिए, कुर्की की कार्रवाई आखिरी कार्रवाई मानी जाती है पुलिस की तरफ से, जिससे कि जो आरोपी हैं वो या तो सरेंडर कर दें या वो पकड़ में आए। तो ऐसे में यहां पर कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया है इस दबाव में आकर, इस प्रेशर में आकर के। तो पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। अपराधियों के खिलाफ कुर्की अभियान अब तेज कर दिया गया है। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत दहौर में सोनू मोनू गैंग के सक्रिय सदस्य दिलीप सिंह और बबलू सिंह के घर कुर्की की गई है। देखिए, SDPO रामकृष्ण ने कई थानों की पुलिस के साथ पहुंच करके कुर्की जब्त की कार्रवाई की गई है। SDPO ने बताया है कि फरार बदमाशों द्वारा शराब पीने से मना करने पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। जिस मामले में कार्रवाई हुई है, सोनू मोनू गैंग के सक्रिय सदस्यों पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसी क्रम में जो कुख्यात सोनू मोनू गिरोह है, उनसे ताल्लुकात रखने वाले जो 2 अभियुक्त हैं, जिनका नाम बबलू सिंह और दिलीप सिंह है, उन दोनों ग्राम दाहौर के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध एक हत्या का प्रयास का मामला था, जो कि आर्म्स एक्ट और बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अधिनियम के भी सुसंगत धाराओं में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें ये लोग विगत कई दिनों से फरार चल रहे थे। सभी प्रयासों के उपरांत हम लोगों ने इन लोगों के विरुद्ध जो है कुर्की जब्ती का जो आदेश है वो माननीय न्यायालय से प्राप्त किया और आज मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में इस चीज को हम लोगों द्वारा किया गया है। इधर बेतिया में भी पुलिस ने विशेष महाकुर्की अभियान चलाया है, जिसके तहत हत्या, डकैती, अपहरण, आर्म्स एक्ट और शराब से जुड़े गंभीर मामलों में वांछित कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने उन आरोपियों के ठिकानों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जिन्होंने अब तक न्यायालय में सरेंडर नहीं किया था। इस अभियान का उद्देश्य फरार अपराधियों पर दबाव बनाना और जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया है। इस कार्रवाई में कुल 20 मामलों में कुर्की की गई। और अब आपको फरार अपराधियों पर पुलिस की जो दबिश है उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सरेंडर के लिए घरों की कुर्की की 3 जगहों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं, जो कि मोतिहारी, बाढ़ और बेतिया की है। देखिए किस तरीके से यहां पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है। इसे महाअभियान कहा जा रहा है कुर्की जब्ती की। मोतिहारी, बाढ़ और बेतिया, इन तीनों जगहों की ये जो तस्वीरें हैं बताने के लिए काफी है कि पुलिस काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है अपराधियों के लिए। यानी कि जो अपराधी हैं वो बख्शे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है सरकार। हर हथकंडे अपनाने के लिए पुलिस तैयार है, जिससे अपराधी खुद सरेंडर कर दे, अन्यथा बाकी जो एक्शन पुलिस ले सकती है वो जरूर लेगी। कुर्की की कार्रवाई जरूर होगी। और फिलहाल ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि यहां पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। महाअभियान चलाया गया है और इस प्रेशर में, इस दबाव में खबरें ये भी सामने आई हैं कि कुछ अपराधियों ने सरेंडर भी किया है। पश्चिम चंपारण के भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में सीमा को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई जगहों पर सीमा पिलर या तो लगाए ही नहीं गए हैं और जहां लगे थे वहां से कुछ गायब भी हो गए हैं। वाल्मीकि नगर क्षेत्र में स्थित और भी यहां पर जो स्थिति है वाल्मीकि नगर क्षेत्र में वो और भी ज्यादा जटिल है। यहां पर जहां कहीं गंडक नदी सीमा तय करती है तो कहीं सिर्फ एक पगडंडी दोनों ही देशों को अलग करती है। स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होने से सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाते हैं, अतिक्रमण भी करते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 14,860 हेक्टेयर भूमि को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद लंबित है, जिससे सीमावर्ती लोगों को परेशानी हो रही है। भारत नेपाल सीमा से लगातार कई पिल्लर गायब हो रहे हैं, लेकिन पश्चिमी चंपारण में एक बड़ी सीमा है जहां पिल्लर ही नहीं है। और जो आप सामने पगडंडी देख रहे हैं, यही पगडंडी दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित करते हैं। और पश्चिमी चंपारण के हम सुस्ता के इलाके में हैं और करीब नदी के धारा बदलने के बाद करीब 14,860 हेक्टेयर भूमि पर दोनों देशों की दावेदारी होती है, जिसके कारण
अब तक सीमांकन नहीं हो पाया है और भारत और नेपाल के बीच में करीब 74 किलोमीटर का जो फासला है, ऐसे ही है जहां कहीं नदी की धारा तो कहीं ऐसे ही पगडंडी दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित करती है। जैसे जैसे लग गया है रास्ता, उधर नेपाल हो गया, इधर बिहार हो गया, ये हम लोग मान के चलते हैं। कितना दिन से ऐसे चले? ये तो बहुत दिन से चला आ रहा है, 20 वर्ष हो गया, बहुत दिन से चला आ रहा है। कोई विवाद नहीं होता है? विवाद तो पहले था, अभी इतने समय शांत है, कोई विवाद नहीं हो रहा है इतने समय। सुरक्षा कैसे होता है यहाँ? एसएसबी है, एसएसबी के माध्यम से। उस साइड में? उस साइड में भी एसएसबी है, वहाँ का प्रशासन है। नेपाल पुलिस? अरे सर, तो पूरी इंडिया का जमीन है, बाकी तो नेपाल बना कर रखा है। बॉर्डर जो सड़क जो है यही बॉर्डर माना गया है, जो उधर आप न बढ़िए, इधर हम नहीं बढ़ेंगे, यही मान तो हो रहा है। पिलर नहीं लगाई? नहीं, पिलर कहीं नहीं है। भारत और नेपाल की ऐसी भी कई सीमाएं हैं जो सीधे तौर पर पगडंडी ही निर्धारित करती है और इन इलाकों में न तो पिलर है। हालांकि भारत नेपाल संधि के स्तर पर कई बार समझौता तो जरूर हुआ है, लेकिन ग्राउंड जीरो की यह हकीकत निश्चित तौर पर दोनों देशों की सीमाओं के लेकर चल रहे विवाद के बीच एक नया सवाल जरूर पैदा कर रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, भारत नेपाल सीमा। बाढ़ अनुमंडल के सम्यागढ़ थाना क्षेत्र के केवटी गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर यहां पर विवाद हो गया और यहां पर 4 शादियों के दौरान लोग पूजा के लिए ब्रह्म स्थान पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान डीजे पर नाचने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, फायरिंग तक हुई। अब इस घटना में गोली लगने से बताया जा रहा है कि मौली पासवान घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। एसडीपीओ रामकृष्ण ने यह बताया कि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया और घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। केवटी गांव में जहां पर यहाँ पर 4 शादियां थी, चारों शादी की जो ग्रुप्स थे वो लोग स्थानीय ब्रह्म स्थान पर पूजा हेतु एकत्रित हुए थे, जिस क्रम में इन लोगों का एक दूसरे पे जो है छेड़खानी का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू हुआ, जिस क्रम में एक व्यक्ति जो कि समझाने गए थे उनको पैर पे गोली लगी है। उनको स्थानीय चिकित्सालय में इलाज कराया गया और बेहतर इलाज के लिए बाढ़ रेफर किया गया है। चिकित्सकों का कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं। हम लोग वहाँ पर दल बल के साथ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए हैं। कौन गोली मार दिया? वाल्मीकि पासवान के बेटा। काहे के लिए? आगे हम अपना खेत पर बैठल थे, अपना सब्जी तर। हाँ, वो हमारा क्या विवाद हुआ था? कुछ मेरा से कुछ नहीं हुआ था। कहा जा रहा था शादी विवाह का मामला था। शादी विवाह तो हो ही रहा था गांव में, मोर अपना खेत तर थे ना। हाँ, लड़ाई झगड़ा की लड़कियां नहीं किया था। कहाँ पे लड़ाई हो रहा था? लड़ाई हो रहा था दूसरा जगह, मानी हम अपना खेत तर थे तो वहाँ से माने जाए आया था, मेरे पर पहले लाठी चलाया, गोली चलाया।